नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित मेहता जी। और मेहता कहाँ छोटा काम करते हैं। खैर सुमित मेहता खुद एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। फाइनेंस के मैटर में बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। पॉलिटिकल एंड एनालिटिकल ऑब्जर्वर भी हैं। जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर, फाइनेंशियल ऑब्जर्वर, आई वुड पुट इट दैट वे। एक बहुत बड़ा केस आया है। 1500 15,000 15 लाख करोड़ का सत्यम के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला निकल कर आया। हमारी बैंकिंग सेक्टर्स में अभी भी क्या-क्या लूप होल्स हैं, जो इतने बड़े-बड़े बीच में से लोग निकल कर चले जाते हैं या बड़े हो जाते हैं इतने बड़े फ्रॉड। और सिमिलरली हाउ अबाउट सेबी? सेबी को कैसे पता नहीं चलता है? खैर ये जो स्टोरी आप सुनने वाले हैं, ये एक बहुत मज़ेदार स्टोरी होने वाली है। सुमित, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बन रहा है राजेश एक्सपोर्ट्स का। और इसके अंदर अभी जो सेबी का इंटरिम रिपोर्ट आया है 107 पेजेस का, उसके अंदर वो कह रहा है कि 15,15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ओके, यानी उसने अपनी रेवेन्यूज जो है, टर्नओवर है, वो उसने बढ़ाई है। तो ये पूरा एक एनालिसिस है कि किस तरह से मल्टीपल कंपनीज, एक के नीचे दूसरी, दूसरे के नीचे तीसरी, दूसरी और तीसरी मिलके चौथी कंपनी बनाते हैं। हाँ, वैसे पूरा करके उन्होंने वेब ऑफ कंपनीज बनाई है, जो थोड़ा बहुत, एकदम भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सत्यम के साथ मिलता जुलता केस है। सत्यम में भी वही हुआ था कि भैया रेवेन्यू नहीं था, फेक रेवेन्यू बनाया, फेक प्रॉफिट बनाया। और अब ये केस वापस आया है राजेश एक्सपोर्ट्स के केस में। तो अगर मैं आपको बताऊं तो राजेश एक्सपोर्ट्स का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर टोटल उसने 15,44,899 करोड़ का 5 साल का टोटल सेल था उसका। यानी 2020-21 से लेके 24-25 तक का उसका रफली 15,44,899 करोड़ का टर्नओवर किया था। इतना उसने दिखाया है। अब उसमें से राजेश एक्सपोर्ट्स ने खुद कितना किया है, तो सिर्फ 26,468 करोड़ रुपए का। ओके, यानी 26,000 26,000 करोड़ का ही उसने खुद का बिजनेस किया है। बाकी रफली 15,18,000 करोड़ का वो बाहर का बिजनेस दिखा रहा है कि उसकी ओवरसीज कंपनीज में। इस तरह से बताया उसने। तो उसके अंदर भी मजे की बात है कि उसकी एक कंपनी है स्विट्जरलैंड में, जो कि गोल्ड रिफाइनिंग का बिजनेस करते हैं, वेलकम भी करके कंपनी है। ओके, जो उसने खरीदी थी $400 मिलियन। $400 मिलियन यानी 40 करोड़ रुपए, डॉलर में 40 करोड़ डॉलर, ये रफली 2015-16 के आसपास। ये तब 60 रुपए का भाव चल रहा था। तो तब उसने 40 करोड़ यानी 4,000 गुना 6, हाँ, तो रफली उसने 2,500 करोड़ रुपए में ये कंपनी खरीदी थी। अब स्विट्जरलैंड में एक गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी होना, जो स्विस मार्का के साथ काम कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके कारण भी एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट तब आया था शेयर बाजार में। लेकिन अब वहां भी गड़बड़ी चालू हो गई है, क्योंकि अब जो दिखाई दे रहा है सेबी को, ये सेबी के रिपोर्ट्स है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स जो होते हैं, जैसे फॉरेंसिक, पुलिस में भी फॉरेंसिक टीम होती है, जो जहां मर्डर का सीन हुआ है, किडनैपिंग का सीन हुआ है, वहां जाके उन लोग चेकिंग करते हैं। वैसे फाइनेंस में जब घपला होता है तो फॉरेंसिक ऑडिटर काम करता है। तो उसको भी पूरे रिकॉर्ड्स नहीं दिए हैं। अब वेलकम भी का उसके हिसाब से अभी जो डिटेल्स मिल रही है, उसके हिसाब से उसका टर्नओवर रफली 35.8 $358 मिलियन, यानी 35.8 करोड़ डॉलर का ही उसका, सॉरी स्विस फ्रैंक का उसका टर्नओवर है। यानी भारतीय रुपए में उसका बोले तो 3,000 करोड़ का। लेकिन अब उसके अंदर स्पेकुलेशन हो रहा है, क्योंकि इसी पूरी डिटेल्स आ नहीं रही है। अभी इसके अंदर ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा। ये प्रिलिमिनरी, सॉरी ये इंटरिम रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट बनेगा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, तब हमें पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है कि एक थियरी है कि राजेश एक्सपोर्ट्स जो अपना टर्नओवर एक स्विस कंपनी में दिखा है, एक वो जो यहाँ दिखा रहा था, यहाँ उसने क्या दिखाया है कि से आपके पास सोना है, आप रिफाइनरी में देंगे, वो रिफाइनरी में उसको रिफाइन करके आपको बार्स बना के देगा। ओके, अब सोने में जो होता है वो 12.4 केजीज का स्टैंडर्ड बार होता है। ओके, उसको गुड डिलीवरी बार बोलते हैं। तो वो बनाना रहता है, मोस्टली वही होता है। फिर छोटे भी हो सकते हैं, 1 किलो के उससे छोटे वाले बिस्किट्स भी हो सकते हैं, स्विस मार्का वाले। तो बहुत बार ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्विस चार्ज पे काम करते हैं। यानी आपने अपना से 50 किलो सोना दिया कि आप रिफाइन करो, मुझे 24 कैरेट्स का 99.999 प्योरिटी वाला बार बना के दो।
तो उसका वो आपको एक चार्ज देगा कि इतना आपका 50 किलो का ये चार्ज है। अब उसके अंदर क्या होगा, उसको नंबर्स बढ़ाने हैं। तो उसने क्या किया होगा, आपसे जो सोना लिया उसने परचेज दिखाया कि भैया 50 किलो सोना है, तो 1.5 करोड़ के हिसाब से 1.5 करोड़ यानी 15 करोड़ गुना 5 यानी 75 करोड़ का परचेस किया, 75.5 करोड़ का सेल दिखा दिया। जब आपको यानी उसका से 50 लाख रुपए का ही अंदर से लेबर चार्ज होगा रिफाइनिंग का, वो उसने उस तरह से किया होगा। ये एक थियरी चल रहा है, अभी तो पूरी डिटेल्स आनी बाकी है, तो जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी ये थियरी है। जैसे इसके अंदर से, जैसे मैं, मेरा कपड़ा है, मैं टेलर के पास जाता हूँ, दर्जी के पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ ये मेरा सूट है, मेरे पास 50,000 रुपए का कपड़ा है, आपने सिर्फ हम्म। सिलाई करना, तो वो बोलेगा कि मैं 1,000 रुपया लूंगा। और हम्म। वो 1,000 रुपये लेने के बाद वो उसके हिसाब में दिखाएगा कि मैंने पहले 50,000 रुपए का कपड़ा सूट पीस खरीदा और बाद में मैंने 51,000 में सूट बना के दिया। वो तो नहीं है, उसका तो 1,000 रुपए का ही है, लेकिन टर्नओवर बढ़ाने के लिए, जिससे कि शेयर बाजार में सबको लगे अरे बहुत बड़ा धंधा करता है, इसलिए उसने उसको 51,000 करके दिखाया, नहीं तो वो 1,000 रुपया होता। और एक्चुअली आप सोनार का बिजनेस कहीं भी देखिए, आप भारत में देखिए, कहीं भी, आप कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, कहीं भी जाइए, जो ये पूरा बिजनेस है सोनार का, उसमें क्या है, मेकिंग चार्जेस इज द मेन बिजनेस। वो सोना है, उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस अलग से लेता है। सोना तो रोज का भाव का होता है, और मेकिंग चार्जेस होता है 150, 200, 250, 300 जो भी रुपया होता हो, और वो मेकिंग चार्जेस इज द रियल इनकम। अनलेस के सोना उसने खरीद के रखा हो, जैसे बहुत सारे सोनार है जिसके पास आज 60 लाख और 65 लाख रुपए का या 70 लाख का सोना है, जो आज वो लोग रफली 1.5 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, तो वो एडिशनल प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर उसने आज, अभी तो क्या है, सोने का भाव बढ़ गया इसलिए, नहीं तो क्या होता है, सोना आपने लिया, 1,000 रुपया आगे पीछे होता है, लोग आएंगे खरीद के निकल जाएंगे, तो उसका सोनार का इनकम कितना होता है, मेकिंग चार्जेस, उसमें भी उसको नीचे कारीगर को देना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल काम तो कारीगर करता है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम क्या था कि वो गोल्ड ट्रेडिंग में था, उसका एक रिटेलिंग ब्रांच था, उसका एक रिफाइनिंग ब्रांच था, उसके एक ओवरसीज सब्सिडरी थी, सिंगापुर में थी और मिडल ईस्ट में, और एक यूएस में। तो उसने पूरा वो जाल बनाया, अंदर उसने गलत गलत हिसाब दिए हैं। अभी ये गलत लग रहा है क्योंकि डिटेल्स नहीं है, तो जब तक क्लियर डिटेल्स नहीं आती, और जब तक वो खुद क्लियरिटी से सामने नहीं आएगा तब तक तो वो गलत ही रहेगा, उसको कोई साफ सुथरा नहीं बोल सकता है। तो अभी उसने ये गड़बड़ी की है, उसका प्रॉफिट्स, और पहले ये 2014 में भी आया था, सुचेता दलाल ने, जिसने हर्षद मेहता स्कैम भी ब्रेक किया, तो उसने राजेश मेहता स्कैम भी ब्रेक किया, ओके, 2014 में। लेकिन तब से चल रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया। और क्या, शेयर बाजार में 4,000 5,000 कंपनी है, तो अगर इतना कम है, इसका प्रॉफिट कुछ 1% भी नहीं था, लोगों को ध्यान ही नहीं था, लोगों ने छोड़ दिया, ओके। और लोगों को दूसरी अच्छी कंपनियां मिल रही थी, लेकिन उसके पीछे लोग पड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। सेबी ने इंक्वायरी की, 5 साल का हिसाब निकाला, तब उनको पता चला कि 15 लाख करोड़ रुपए का घपला चल रहा है आज के तारीख में। इनको बैंक से भी बहुत कुछ मिला हुआ है, लोन। हाँ, उसको बैंक से लोन मिला है, जब इतना बड़ा बिजनेस 25,000 26,000 करोड़ रुपए का आप गोल्ड का ट्रेडिंग करते हो, तो आपको गोल्ड इंपोर्ट करना रहता है। आपको गोल्ड इंपोर्ट करोगे तो आपको उसके सामने आपको ट्रेड फाइनेंस मिलता है। वो ट्रेड फाइनेंस के जोर पे आप वो सोना खरीद के उसका प्रोसेसिंग करोगे, प्रोसेसिंग यानी उसके अंदर से गहने बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करके आप अपने स्टोर्स पे रखोगे। प्लस आपने जब सोना खरीदा है, तो सोने के सामने आपको लोन मिलता है। अगर मैं आज मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, और ये काफी लोग ऐसे करते हैं कि उसके पास 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो सोना पड़ा होता है, तो 100 किलो सोना वो लोग रखेंगे बैंक के पास, उसके सामने उसको पैसा मिल जाएगा। या तो फिर सोनार है, यानी जो शोरूम वाले हैं, उन लोग क्या करेंगे, खुद की इन्वेंट्री है, उसकी इन्वेंट्री जो दुकान में होती है, जैसे फैक्ट्री में होता है कि मेरे पास इतने लाखों रुपए का माल है या करोड़ों रुपए का माल है, उसके सामने आप मुझे लोन दो, तो वैसे करके वो लोन लेता है। तो इसका 3,000 करोड़ का तो सिर्फ कैनरा बैंक का ही लोन है, ओके, जितना मेरे पास अभी डिटेल आया है। तो ज्यादा नहीं, बस 3 कुछ 1,000 करोड़ का ही तो लोन है, क्या बड़ी बात है ना। ज्यादा नहीं। 3,000 तो ये बैंक वाले क्या क्या भांग का गोला खा के सो रहे थे? आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, दे डिड नॉट डू इसके ड्यू अंदर डिलिजेंस। ड्यू डिलीजेंस तो होता ही है। अब बैंक का जो ड्यू डिलीजेंस होता है वो सिर्फ डोमेस्टिक रेवेन्यूज पे होता है। शेयर बाजार और बैंक दो अलग बैलेंस शीट देखती है। शेयर बाजार में इन लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी भारत में उसकी एक कंपनी, सिंगापुर में उसकी कंपनी, स्विट्जरलैंड में उसकी कंपनी, मिडिल ईस्ट में एक कंपनी, अमेरिका में एक कंपनी,
हाँ, वो लोग सबका कंसोलिडेट करके उसने हिसाब दिया जिसके बेसिस पे शेयर का भाव चला रहे थे। जबकि भारत की का बैंक क्या बोलेगी, मुझे तेरे सिंगापुर या स्विट्जरलैंड या अमेरिका या मिडिल ईस्ट की कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तेरी यहाँ की कंपनी की बैलेंस शीट दिखा, ओके, यहाँ के तेरे जीएसटी रिटर्न्स की कॉपी दिखा, हाँ, यहाँ का तेरा कितना स्टॉक है भारत में वो दिखा, उसके सामने मैं पैसा दूंगा। तो वहां से उसने लोन दिया है। अब ये 3,000 करोड़ का जो लोन है कैनरा बैंक का, उसमें से कितना सिक्योरिटी है उसके पीछे, वो एक सबसे बड़ी बात है। इसके अंदर और एक कंट्रोवर्सी कि इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है लेकिन आपके पास कोई एसेट नहीं है। तो ये सब सोनार के साथ है, मैक्सिमम के साथ है। नहीं, मैं लिस्टेड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज अगर मेरा ब्रांड है, मेरे 25 दोस्त है, मैं मेरे ब्रांड की शोरूम खोल के रखूंगा, अंदर इन्वेंट्री रहेगी, यानी सोने के गहने हैं और वो सब है, बिस्किट्स है, हाँ, कॉइन्स है, थोड़ा चांदी के ग्लासेस, कटोरिया, चम्मच, ये वो सब मैं स्टॉक में रखूंगा वहां। बहुत बार वो स्टॉक भी दूसरे का होता है, मेरा स्टॉक नहीं होता है। सोने के धंधे में सोने के धंधे में आज क्या होगा, आपका सोने का बिजनेस है, मेरे पास पैसा है, मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक काम कर, मेरा इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैंने 5 किलो सोना खरीदा, तेरे पास रख दिया है, तू वो बिजनेस चला, मैंने आज से 60 लाख रुपए में सोना खरीदा, जो उस दिन का भाव होगा उस पे आप मुझे, आपका जो कमीशन है 5% है, वो काट के बाकी का पैसा आप मुझे रिटर्न कर दो, क्योंकि मैं सोना रखूंगा तो मेरे घर पे रखना है, तो तेरे पास रखा, हिसाब हो गया है, और उसकी मेकिंग दुकान चार्जेस चल तो रही है तेरे ही इनका। है, हाँ, उनकी दुकान चल रही इसका है, इनका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट चल हो रहा रहा है। है। अरे यस, वाह! इसलिए आज भी सोनार लोगों को टेंशन नहीं है, खुद का सोना है। अब मेरे ग्रुप में काफी सारे लोग हैं, होलसेल रिटेल का काम करते हैं, उसके पास शोरूम होगा तो भी 50 किलो सोना से कम नहीं है। एक कस्टमर उसके दुकान में पैर नहीं रख रहा है, बोलता है कुछ नहीं सुनील भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला क्यों? तो 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख रुपए का माल है, आज 1.5 करोड़ तो ऐसी हो गया, मैं प्रॉफिट पे ही बैठा हूं। माल नहीं बिका तो भी प्रॉफिट तो है ही ना। अरे आप इतने सीक्रेट्स बता रहे हो, बहुत सारे लोग सोना खरीद खरीद के ही रखने लगेंगे घरों में। वो तो जी। रखना ही चाहिए, सोना खरीदना ही चाहिए। तो बेसिकली ये हो रहा है। और प्लस उसके पास इन्वेस्टर का भी माल होता है, वो माल वो गहने बना रखेगा, उसके पास पता है कि ये इन्वेस्टर का इतना माल पड़ा हुआ है, जब बिकेगा तो उसका पैसा हिसाब करके उसको दे देगा। तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार असेट कम होते हैं। प्लस इसके अंदर बिजनेस कहाँ होता है, कारीगर के पास। कारीगर तो खुद के 100-200 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री में काम करता है, 10 कारीगर बैठ के। आपने सिर्फ उसको सोना देना है, वो खुद के काम करेगा, मेहनत करके आपको गहने बना के देगा। वो तो पूरा काम मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स ही होता है, वो खुद के घर पे, वो उसके पास लोग भी नहीं होते, वो बाहर के लोगों को। और मैक्सिमम जो कारीगर है वो सब बंगाली है, वो बंगाली कारीगर को देगा, वो काम करके वो वापस करके देगा। क्या उसको कह रहे हो, इन्वेस्टमेंट बंगाली? आगे। अच्छा, गोल्ड में और सिल्वर में बंगाली कारीगर हैं ज्यादा? सिल्वर का पता नहीं, लेकिन गोल्ड में सबसे अच्छे कारीगर बंगाली है, अच्छा। सबसे अच्छे कारीगर। और सबसे अच्छा सोने का काम सिर्फ बंबई और कलकत्ता में ही होता है, अच्छा, एंड व्हाट दो ही अबाउट जगह पे डायमंड? सब। डायमंड का क्या? डायमंड तो सूरत में हो रहा है। प्लस जो मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड है, मशीन बेस्ड, अल्ट्रा लाइट, फॉरेन डिजाइन, वो सब मशीन से जो होता है वो राजकोट में होता है। वहां भी ऑफकोर्स कारीगर लगते हैं, वो भी बंगाल से ही है, लेकिन वहां है ना बहुत अल्ट्रा लाइट और मॉडर्न डिजाइन। जबकि एकदम एकदम इंट्रिकेट काम करना है तो सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता में होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन दिस मोस्ट ऑफ अस डिडंट नो। दिस इज, या। उसके अंदर बिजनेस में क्या है, मेरे पास 25 दुकानें हैं, 25 दुकान का भाव आज के तारीख में 500 करोड़ हो सकता है, बड़े शोरूम। लेकिन वो भी और किसी के साथ पार्टनरशिप में होगा, या भाड़े पे होगा, या फिर उसको बोला है कि तू चलाने को रख, ऐसा भी होता है। तो ऑफकोर्स इसके अंदर असेट नहीं है तो सब लोग। तो इसके अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, बहुत जगह पे पैसा और किसी का है, ब्रांड इन लोगों का है, बहुत बार सोना और किसी का है, और इन लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ये होते हैं। तो इन लोगों का मेन बिजनेस है नेटवर्क और उनका ब्रांड। उसके बेसिस पे ये सब जगह आप देखेंगे तो मैकडोनल्ड्स, उन लोग भी उस तरह से ही काम करते हैं। नॉट दैट मैकडोनल्ड्स इज अ चीट, ये बंदा तो डेफिनेटली इसने गड़बड़ी की है, बहुत बड़ा घपला किया है। 15 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज अपना जीडीपी रफली 400 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें से 15 लाख करोड़ यानी 3 से 4% ऑफ द जीडीपी के लेवल का उसने स्कैम किया है। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये कुछ इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन है कि भैया तुम इतने कम, इतना बड़ा 15 लाख करोड़ का बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारे पास तो असेट्स बहुत कम है। तो वो डेफिनेटली ज्यादा, वो एक
डेफिनेटली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सुचेता ने ये रेस किया था, सुचेता और उसके हस्बैंड देवाशीष ने ये पहले रेस किया था कि भैया ये तुम क्या गड़बड़ी कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन तब पकड़ा नहीं गया, सेबी के शिकंजे में आ गया। अब फाइनली ये सब निकल रहा है, इसके अंदर फॉरेंसिक ऑडिट जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके पहले मैं किसी से बात कर रहा था तो पता चला एक कोई मारवाड़ी बंदा है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, उसने ऑडिट किया, उसको गड़बड़ी दिखाई दी, उसने अपने बॉस को बोला, उसने बॉस ने साइन करने को ना बोल दिया था, फिर ये और कोई सीए को लेके आया, तो ये भी हुआ है। ओके, तो लोगों को डर लगता है, सत्यम के बाद लोग बहुत डरे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी जल्दी से साइन करने को तैयार नहीं होता, थोड़ा कुछ नहीं, गड़बड़ी हो आई जाती है नो। तो सीए लोग भी, मुझे कितने लोगों के फोन आते हैं, सुमित ये ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं मैं, भैया तुझे साइन करना है तो कर, क्योंकि कुछ होगा तो तुझे इंस्टीट्यूट तेरी बैंड बजा के छोड़ देगी, तुझे माफ नहीं करेगी इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्ट है, सीए इंस्टीट्यूट इज वेरी स्ट्रिक्ट। इस तरह का कुछ होगा सीधा मेंबरशिप निकल जाती है, लोगों को 4-4 साल घसीट घसीट के उन लोग बेचारे मेहनत करते हैं, और 1 मिनट में एक घपला हुआ तो सीए की मेंबरशिप निकल गई, ऑडिट भी नहीं कर सकेगा, इज्जत भी नहीं रहेगी। तो लोग डरे हुए हैं। तो सीए इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिन, इसको हम लोग सीए इंस्टीट्यूट का बोलते हैं कि इसको कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं इसको, और हम सीए इंस्टीट्यूट का खुद का एथिक्स का कमिटी है, और उन लोग के पास डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी है, तो लोग डरे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जल्दी से गड़बड़ी वाली बैलेंस शीट साइन नहीं करते। अब जिसने किया है वो क्या बेसिस पे किया है वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा, डिटेल्स आएगी तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। लेकिन प्राइमा फेसी अभी जो 107 पेज का जो इंटरिम रिपोर्ट है, जिसको राजेश मेहता ने भी अपोज किया है, वो बोल रहा है कि मैं डिटेल्स दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिटेल्स देने तो पहले जब फॉरेंसिक ऑडिट हो रही थी तब देना था ना, तब क्यों नहीं दिया, आज क्यों दे रहा है, आज जब पूरा बबल बस्ट हो रहा है तब तुझे, और वो होने ही वाला है, फॉरेंसिक ऑडिट तो एमसीए भी कराएगा, सेबी भी कराएगी, उन लोग सब अब पीछे पड़ने वाले हैं, तो इसकी तो अब बैंड बजेगी, अगर इसने अच्छा काम किया है जो कि अब डाउटफुल लग रहा है, इसकी पिटाई अच्छी खासी हो जाएगी। सो आपके हिसाब से मतलब अब ये इनका धंधा पानी बंद, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, बैंक्स की है या फिर सीएस की है या फिर सेबी की है? नहीं, इसके अंदर गलती राजेश मेहता की है, सीए बट की कोई ना ऑफकोर्स मैं कोई, बोल सकता हूं, क्योंकि लेकिन नहीं, राजेश मेहता अकेले नहीं कर सकता है ना सुमित जी, देयर मस्ट बी नहीं, सी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने ना सेबी को सीए को हम लोग ब्लड हाउंड्स, देयर इज टू डिफरेंट, एक है कि पुलिस क्राइम सीन पे कुत्ते को लेके जाएगा, वो सूंघते 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 वो क्रिमिनल के पास जिसने मर्डर किया उसके घर तक पहुंचेगा, जिसको ब्लड हाउंड बोलते हैं, जो सूंघ के रास्ता। दूसरा होता है वॉच डॉग, कि आपने घर के बाहर कुत्ता रखा है, वो आपको घर के पास कोई आएगा तो भौंकेगा। अब सीए, मैं आपको मेरा अनुभव बोलता हूँ, लोग बहुत बार बोलते हैं कि सीए इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा एक केस था, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, बंदे ने इतना बड़ा घपला करा था, जब हमें पता चला मेरे बॉस की हालत खराब हो गई, बोले कि ये सब हमें अब पता चल रहा है। बहुत बार बिजनेसमैन इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उन लोग सीए को कैसे इंफॉर्मेशन ना देके खुद का काम करा ले, वो भी उनको आता है। तो हम लोग सीए को हर एक जगह पे, हाँ सीए को पता चला बाद में उसने साइन किया तो उसकी गलती है, लेकिन सब जगह सीए ने कैसे किया ये वो बात गलत है। सीए को ड्यूटी है, मैं आज आपके घर पे आता हूँ, आपके घर के अंदर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर के अंदर से मुझे बोला गया है कि आपने लिखा है कि मेरे पास 2 टीवी है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरा काम है कि वो चेक करना, आपने 2 बोला है तो 2 है कि नहीं, वो सब करना है। हाँ, आपने अगर 2 बताया और 1 निकलता है तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं बोलूं कि भैया 1 ही है 2 नहीं है, यहाँ इसके ऑडिटर की ये गलती हुई है, उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन हम बोले कि सीए, अगर आपने अपने घर पे दूसरे 3 कंप्यूटर और कहीं रखे हो, या आपके दूसरा घर हो, या कुछ आपने गड़बड़ी और करके रखी हो, तो वो हमें जिम्मेदारी नहीं है कि हम वो बताएं, अगर हमें खुद को पता नहीं, बिकॉज वी डू इट इन गुड फेथ। हम ये नहीं चालू, जब हम ऑडिट करना शुरू करते तो हम ये नहीं पकड़ते हैं कि ये आदमी चोर है इसलिए हम कर रहे हैं। प्लस सेबी का भी, सेबी इज एक्सटर्नल बॉडी, जो हिसाब दिए जाते हैं उसके बेसिस पे सेबी इवेल्युएशन करती है। हाँ, सेबी आपके घर पे रोज आके इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी कि आप क्या कर रहे हो। प्लस सेबी का काम कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना है, कंपनी के फिनेंशियल्स को कंट्रोल करना नहीं है उसका काम। तो सेबी की भी, मैं ऑफकोर्स जब ऐसा आएगा तो सेबी को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसमें भी ना नहीं है। लेकिन जब वो निकले बाहर, कोई स्कैम निकले, आज कोई शेयर होल्डर है वो बोलेगा कि भैया मुझे लग रहा है कि इसमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी है, और वो सेबी को लेटर लिखे उसका खुद का लॉजिक के साथ, और सेबी को बोले कि आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, और सेबी वो चालू करे तो बात अलग है। जैसे इस केस में हुआ, जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके इंटरिम रिपोर्ट में 107 पेज में गड़बड़ियां निकली है ना। अब जब तक सेबी को बताया नहीं जाए, अब इफ
जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, क्योंकि ये थोड़ा लोग फाइनेंस का होता है, तो अगर आपका बेटा स्कूल जा रहा है और उसको मार्क्स नहीं आ रहे बराबर इंटरनल या कुछ, और आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं आएगा, तो आपको कैसा पता चलेगा कि बेटा बराबर पढ़ाई कर रहा है? टीचर अगर रिपोर्ट कार्ड भेजेगी और बोलेगी कि गायत्री जी आप आइए जरा बात करनी है, आपके बेटे का रिजल्ट बराबर, रिपोर्ट बराबर नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आपको पता चलेगा, फिर यू विल टेक एक्शन। तो द सेम इज द केस विद सेबी। कि सेबी को हम इसके अंदर इस तरह से नहीं कर सकते। और बैंक में तो क्या आप सिक्योरिटी दोगे, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, बराबर है, बैलेंस शीट बराबर लग रही है, हाँ 26,000 करोड़ में उतना बड़ा नहीं है, वहां भी घपला है, 11,000 करोड़ का वहां भी घपला है। लेकिन अगर आप असेट दिखा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे पास इतना सोना है, उसके सामने आपने देना है, तो बैंक भी कर देगी। थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट बैंक में हो रहा है, बैंक में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, 19-20 हम लोग ने देखा है, नीरव मोदी के केस में भी हुआ है, हाँ मेहुल चोकसी के केस में भी हुआ है, तो वो गलती है। लेकिन हम पूरा सेबी को हम ये नहीं बोल सकते कि वो गलत है, लेकिन हाँ ये बोल सकते कि अगर उसके पास आता है तो उसने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन इट इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट कि सेबी एकदम गलत नहीं है और एकदम गलत है, उसके बीच में कहीं है, द ट्रूथ इज इन बिटवीन। राइट। सो सुमित, इसको इस तरीके की फ्रॉड्स नहीं हो दोबारा, बिकॉज आई थिंक ये जो कार्यकाल रहा है मोदी गवर्नमेंट का, इसमें इस तरीके की केसेस आए नहीं है। दिस इज अ ब्लॉट, दिस इज अ स्टिग्मा। तो ये लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, या फिर सेबी इसको कैसे रोक सकती है? जी सी, इसमें अब फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा, इसके पूरा ईआरपी सिस्टम को कंट्रोल में लेना पड़ेगा, यानी फॉरेंसिक ऑडिटर्स पूरा। अभी सेबी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, राजेश मेहता और उसके एसोसिएट्स को स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में एक्सेस देना बंद कर दिया है। और अब वो यानी शेयर बाजार में कुछ काम नहीं कर सकेगा, वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकेगा। हाँ, कोई भी उसके दूसरी कंपनी के लिए भी नहीं रेज कर सकता, और ये कंपनी तो टोटली अभी फ्रीज ही करके रखी है। और अब ऑडिट होगी, एमसीए भी शायद ऑडिट करवाए या इन्वेस्टिगेशन कराए, शायद उन लोग इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट करेंगे कि भाई तुम्हारा सीए नहीं चलेगा, हम लोग हमारे सीए को भेजेंगे। यानी फिर सेबी या एमसीए अलग से सीए को हायर करेंगे, टेंडरिंग होगा, उसके अंदर जो सीए कम से कम भाव बोलेगा उसको रखेंगे, वो जाके ऑडिट करेगा, उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत सबका स्ट्रिक्टनेस भी होता है, थोड़ा बहुत वहां के कुछ मिनिस्टर शायद इन्वॉल्व हो ना हो, वी डोंट नो। लेकिन सत्यम के केस में ऑल्सो गवर्नमेंट वाज नॉट इन्वॉल्व, उसने पूरा गड़बड़ी खुद ही किया था। भले उसका चंद्रबाबू नायडू के साथ भी फोटोज थे सब, और वो तो कोई भी बड़ा 10,000 करोड़ का ऊपर का बिजनेसमैन होगा तो वो सब पॉलिटिशियंस के साथ उसके फोटो आते ही है। ओके, तो अब मोदी सरकार भी, आई थिंक जितना उसका एक्सपीरियंस है, जितना लोगों ने देखा है, आई थिंक दे विल टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंड। सेबी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन होगा, सब अकाउंटिंग वापस देखा जाएगा, उसके बेसिस पे एक फाइनल रिपोर्ट बनेगा, एंड देन दे विल टेक एक्शन। अगर देयर इज अ फ्रॉड तो काफी सीरियस हो जाएगा, आई क्योंकि थिंक सत्यम के बाद ये दूसरा केस है। दिस केस विल गो डाउन इन हिस्ट्री, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में पहला ऐसा कोई बंदा है जिसने मोदी से पंगे ले लिए हैं, वुड पुट इट दैट वे, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें इस तरीके के घपले नहीं हुए हैं। राइट, मेहता स्कैम एक जो सबसे पहले था, हर्षद मेहता, या फिर मैं ये बोलूं सत्यम, ये सब कांग्रेस के जमाने के रहे हैं। पर इनके जमाने में भी किसी ने ये हिम्मत कर ली है, तो आई थिंक ही विल नॉट लीव अ स्टोन अनटर्न टू पुट एन एग्जांपल ऑफ इट, एक एग्जांपल बना के ही रखें। चलिए देखते हैं, वो समय बताएगा। विल कीप कवरिंग द फैक्ट्स। थैंक यू सो मच सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ईमेल इज द बेस्ट वे। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।